नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजीत सिंह है और सोशियोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में आप सभी समाजशास्त्रियों का एक बार फिर से स्वागत। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने संस्कृति टॉपिक शुरू किया था, आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बात करेंगे। आप लोग जो भी छात्र गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग साथ साथ क्वेश्चन जरूर करते चलिए, जिससे ये पता चलेगा कि ट्रेंड क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको समझने में क्या चीज़ कहीं कोई दिक्कत आ रही हो। और हो सके तो साथ में आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, जिससे कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐसी होंगी जो निकलेंगी मुंह से और उनको आपको नोट करना होगा। हो सकता है वो नोट्स में ना हो, जैसे मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें आपके नोट्स में हो, पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। तो ये जो चैप्टर मैंने बनाया है, कई किताबों का निचोड़ है, ये बहुत सारी किताबों से कंटेंट लिए गए हैं। संस्कृति सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। अगर आप इसको एक बार ठीक से समझ लेंगे, क्योंकि संस्कृति में कन्फ्यूजन इसलिए होता है, इसकी बहुत सारी तो परिभाषाएं हैं, अलग अलग मानव शास्त्रियों समाजशास्त्रियों ने इस पर विचार दिए हैं अपने अपने। तो जैसा कि आपको बताया था कि क्रूबर और क्लूखॉन ने इस पे 300 परिभाषाओं का कलेक्शन किया है और फिर इस शब्द की 164 परिभाषा निकाल के दी। सोचिए कितना विस्तार से लोगों ने इस पे सोचा होगा और अलग अलग तरीके से लोगों ने डिफाइन किया। किसी ने इसे जीने का ढंग कहा, टोटल वे ऑफ लाइफ, यानी हर समाज की अपनी अलग संस्कृति होती है, उसकी विशिष्टता होती है, उसमें समाज विशेष और परिस्थितियों के अनुसार उसका डेवलपमेंट होता है। संस्कृति समाज में रह के सीखी जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है, सामाजिक विरासत कह सकते हैं आप इसको। और लोगों का जो जीने का तरीका है वो किस तरीके से, जैसे जनजाति समाज की अलग कल्चर है, शहरी समाज की अलग है, ग्रामीण समाज की अलग है, वेस्टर्न कल्चर कहते हैं अलग है, अमेरिकन समाज है ना, और इंडियन सोसाइटी। तो ओवरऑल कल्चर एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर, इसको ध्यान से आपको समझना होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो बात की, इसकी डेफिनेशंस पे बात की कि संस्कृति शब्द जो है, यानी जो कल्चर वर्ड है, वो संस्कृत भाषा और संस्कार, ये दोनों ही शब्द जो हैं संस्कार से लिए गए, यानी संस्कृति कल्चर और लैंग्वेज संस्कृत, ये संस्कार से बने। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति बहुत सारे रिचुअल्स करता है, उसके माध्यम से समाजीकरण होता है, बच्चों को सिखाया जाता है। यानी एक बच्चा जब पैदा होता है तो ए सोशल होता है, असामाजिक, और समाज में रहकर संस्कृति को सीखता है, संस्कृति को जन्म देता है, और फिर वो संस्कृति सुपर इंडिविजुअल, जो आपको बताया था पिछली बार, कि व्यक्ति से ऊपर निकल जाता है, सांस्कृतिक तत्व जो व्यक्ति ने बनाया है उसके नियंत्रण से बाहर, इस अर्थ में वो सुपर इंडिविजुअल है। और व्यक्ति के मरने के साथ साथ संस्कृति नहीं मरती, इस अर्थ में वो सुपर ऑर्गेनिक है। तो हम लोगों ने इस पर बात की। आज हम देखेंगे इस संस्कृति के अंग कौन कौन से हैं, यानी ये कल्चर ओवरऑल किसको कहते हैं, इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, कैसे बनती है ये, इसकी कुछ विशेषताएं जो हर्स्कोविट्स ने भी दी हैं। हम लोगों ने कल विशेषताओं पे बात की थी। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, संस्कृति मानव निर्मित है,
संस्कृति हस्तांतरित होती है, इन पे बात हो चुकी, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी कड़ी में हर्स्कोविट्स ने इसकी कुछ परिभाषाएं दी हैं। इनकी किताब का नाम है मैन एंड हिज वर्क, और इसमें इन्होंने कुछ विशेषताओं को उल्लेख किया, जैसे इन्होंने कहा कि संस्कृति सीखी जाती है। ठीक है, ये एक अर्जित व्यवहार है, यानी अर्जित की जाती हैं चीजें, सीख सीख के जब हम कुछ चीज को सीख लेते हैं तो वो अर्जित कहलाते हैं। जैसे आप पढ़ाई करके जो अपनी डिग्री अर्जित करते हैं, है ना, अपनी मेहनत अपनी क्षमताओं से जो चीज़ हम प्राप्त होती है हमको, उसको अर्जित कहते हैं। और जो हमें बाय बर्थ मिलती है, जिसमें हमारा कोई रूल नहीं होता, उसको प्रदत्त कहते हैं। आगे चल के इस पे ये दोनों शब्द कई बार आएंगे, फिर बात करेंगे। संस्कृति जैविक पर्यावरण संबंधी मनोविज्ञान और मानव अनुभवों के ऐतिहासिक तत्वों घटकों से प्राप्त की जाती है। संस्कृति वर्गीकरण संभव है, संस्कृति संरचित है, संस्कृति गतिशील है, संस्कृति परिवर्तनशील और सापेक्षिक है। यानी सापेक्षिक का मतलब यहाँ इनका है कि अलग अलग समय, अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग समाज के संदर्भ में संस्कृति डेवलप होती है, यानी हर जगह की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, तो वो दूसरी कल्चर एक दूसरे से डिफर भी होती है, और इसी को सापेक्ष कहते हैं। किसी समय और स्थान की परिस्थितियों के अनुसार उसका डेवलपमेंट होता है। परिवर्तनशील है, यानी जो चीज़ का जन्म होता है उस समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आता है, जैसे टेक्नोलॉजी में। तो ये विशेषताएं लगभग लगभग वही हैं जो जनरल विशेषताएं हैं। संस्कृति एक यंत्र है जहाँ व्यक्ति सामंजस्य और संपूर्ण समायोजन द्वारा रचनात्मक अनुभवों को प्राप्त किया जाता है ना। तो ये सारी की सारी विशेषताएं कल्चर की। अब हम इस पे ये देखते हैं कि संस्कृति के लक्षण, यही पेज है, हाँ। डॉक्टर डी एन मजूमदार ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में इसके लक्षणों की चर्चा की। संस्कृति का इथॉस और इडोस पक्ष, ये जो दो विशेषताएं हैं, इथॉस और इडोस, ये क्रोवर ने एक्चुअली ये विशेषताएं दी, एल क्रोवर। संस्कृति गुप्त और अगुप्त, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट एलिमेंट ऑफ कल्चर, इसकी चर्चा की है क्लुखॉन ने। सांस्कृतिक निर्धारणवाद, लेस्ली वाइट, ये फैक्ट है। संस्कृति बनाम व्यक्ति की अवधारणा, लिंटन की है। संस्कृति और सभ्यता, मैकाइवर पेज। संस्कृति और सांस्कृतिक संकुल, ये फैक्ट हैं। अब इस पे एक चीज इसमें बताने वाली ये है कि जो इथॉस और इडोस है, संस्कृति का एक पक्ष जो होता है, जिसको बाकी लोगों ने अभौतिक संस्कृति कहा है, जो आंतरिक होता है उसको इन्होंने इथॉस कहा है, और जो बाहरी आवरण है उसका भौतिक पक्ष है उसको इडोस कहा है। तो हम लोग इस पे संस्कृति के अंग, इथॉस और इडोस में ये कंपैरिजन अगर देखें तो इथॉस जो है ये अमूर्त पक्ष होता है, एब्स्ट्रैक्ट, और इडोस जो है वो कंक्रीट पक्ष है, इसका मूर्त स्वरूप है।
यानी ये इसके द्वारा संस्कृति के भावनात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व होता है। इट रिप्रेजेंट इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर और इट रिप्रेजेंट इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। आंतरिक स्वरूप को प्रकट करता है, वो बाह्य स्वरूप को प्रकट करता है। संस्कृति इसका संबंध कार्य की विषय वस्तु की अपेक्षा उसको काम करने के तरीके से है। सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी वो कैसे काम करती कोई चीज, उससे इसका मतलब है। और भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक पक्ष है। इसको इथॉस और इडोस को समझने के लिए पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये शब्द किसने दिए और संस्कृति की इन विशेषताओं की चर्चा किसने की, तो वो A.L. क्रोवर ने, है ना। इथॉस एक्चुअली किसी भी संस्कृति की जो मूल भावना होती है, भावनात्मक पक्ष होता है, वो इथॉस कहलाता है। जैसे भारतीय संस्कृति में अहिंसा, शांति, ये बुद्ध का देश है, तो ये जो इसका आंतरिक पक्ष है वो आज भी शांति प्रिय देश के रूप में इसकी पहचान है। यानी कहीं हमारे दिमाग में जो चीज़ें रहती हैं शुरू से ही, बचपन से, कि हमें किसी पे आक्रमण नहीं करना है, नो फर्स्ट यूज, तो हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे, ये संस्कृति का इथॉस पक्ष है भारतीय समाज का। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो आजकल का जो भौतिकवादी युग है, इसमें व्यक्ति के दिमाग में जो चीजें चलती रहती है अंदर आंतरिक रूप से, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है कि एक गांव का व्यक्ति शहर में आया अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो शाम को दोनों लोग टहलने निकले, तो जो गांव वाला व्यक्ति था उसको कहीं एक आवाज सुनाई पड़ी, की साउंड सी, कुछ आवाज। तो उसने अपने दोस्त का, तुम्हें आवाज सुनाई पड़ रही है? नहीं। उसका देखो ध्यान से सुनो, और वो आवाज के नजदीक पहुंचा और वहां उसने देखा वो झींगुर की आवाज थी। क्योंकि गांव में झींगुर वगैरह की आवाजें लोगों के दिमाग में रहती हैं, खेतों में कहीं भी पाए जाते हैं, तो वो उसने एक लकड़ी उठाई और वहां देखा कि यहाँ से आवाज आ रही है। दूसरी तरफ अगर एक सिक्का उछाल के डाला जाए, सड़क पे खन से आवाज आए, तो शहर वाले को तुरंत अट्रैक्ट करेगा। वो सिक्के की आवाज इनके कानों में गूंजती है, शहर वालों के। कहने का मतलब ये है कि ये शहरी पक्ष है, शहर वालों का जो इथॉस है, उनके अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें हैं वो है मनी, और ग्रामीण लोगों के मन में जो चीजें हैं वो है नेचुरल चीजें। उनके अंदर नेचर, उनके अंदर है, नेचर में ही चूंकि वो पले बड़े हैं, तो उनको जो नेचुरल चीजें हैं वो उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में आसपास घूमती रहती हैं। तो इस तरीके से अब हम लोग बात करेंगे संस्कृति। अगर इसको जीने का ढंग, वे ऑफ लाइफ, तो इसके अंग कौन कौन से हैं? तत्व, एलिमेंट या ट्रेट। संकुल, कॉम्प्लेक्स, प्रतिमान,
वर्तमान और क्षेत्र, एरिया, ये चार चीजें मिलके कंप्लीट कल्चर बनती है। जैसे कि किसी ने जीने का ढंग का, अब जीने का ढंग सबका अलग अलग है ना। एक ग्रामीण व्यक्ति के जीने का ढंग अलग है, शहरी व्यक्ति के जीने का ढंग अलग है, अमेरिकन्स का जीने का ढंग अलग है, यूरोपियंस का अलग है, इंडियंस का अलग है, अफ्रीकन्स का अलग है। तो जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन जीने के लिए, वो अलग अलग तरीके से परिस्थिति के अनुसार और वहाँ की ज़रूरतों के अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार चीज़ें डेवलप होती हैं। तो ये कहा गया कि संस्कृति इन चार चीज़ों से मिलकर कंप्लीट होती है। कई जगह कुछ चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी, उनको हम क्या कहेंगे, तो इन चारों शब्दों को पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तत्व, किसी भी संस्कृति की सबसे छोटी इकाई। और आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लार्क विस्लर, ये नाम आप याद रखेंगे। कोई भी कल्चर इन टोटलिटी में अगर उसे देखें कि वो बनती कैसे है, तो किसी भी संस्कृति की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, इतनी छोटी कि उसको और डिवाइड ना किया जा सके, वो सांस्कृतिक तत्व कहलाती है। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए कोई संरचना है, कोई मकान है, या कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए घड़ी है। इस घड़ी को जब हम खोलेंगे तो इसकी बड़ी सुई, छोटी सुई, इसका डायल है ना, इसका फीता और इसका ये चीज़ें जो अलग अलग बनी हुई हैं, ये अलग अलग कंपोनेंट जब खोल के इन्हें असेंबल करते हैं, तो जब किसी चीज़ को खोल के उसे पुनः असेंबल कर लिया जाए, उन तत्वों को, वो तत्व कहलाएंगे। जितनी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, सेल से लेकर जिन जिन चीज़ों से घड़ी की जो संरचना है, वो जिन जिन चीज़ों से बनी है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, तत्व कहलाएंगे। ट्रेट कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, एलिमेंट ऑफ पर्टिकुलर कल्चर। ओके, तो जो जैसे मान लीजिए कोई पेन है, तो उसका ऊपर कैप है, नीचे का है उसका, अगर आप देखें उसके सबसे, उसको उतना डिवाइड करिए कि सबसे छोटी चीज़ निकल के आ जाए, उसको पुनः डिवाइड नहीं किया जाए। अगर आपने डिवाइड किया उसको, तो वो अपना अस्तित्व खो देगा, यानी वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। तो वो वहां तक डिवाइड करना है ना। जैसे कोई मकान है, तो उसका सबसे छोटा तत्व क्या है, मान लीजिए एक ईंट है, ब्रिक, ईंटों से और चीज़ें बनी, या कोई और, या जैसे कोई चेयर है, अब चेयर, उसकी पैर चारों अलग अलग हो गए, उसके बैठने का स्थान, उसके हाथ रखने का हत्था, तो इनमें से प्रत्येक चीज़ क्या कहलाएगी, एक तत्व कहलाएगी। उस तत्व, सारे तत्वों से मिलकर एक चेयर का निर्माण हुआ। तो कोई भी चीज जिसको इतना विभाजित करके देखिए, उसकी छोटी सूक्ष्मतम इकाई कहा गया है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कल्चर इज नोन एज ट्रेट। इज इट क्लियर? यानी किसी भी संस्कृति की वह सबसे छोटी इकाई जिसे पुनः विभाजित ना किया जा सके, वो सांस्कृतिक तत्व है। सबसे छोटी इकाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, निम्न में से क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे सांस्कृतिक तत्व, कल्चरल एलिमेंट। ओके, जब तक उसको डिवाइड करें, अब जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसका ये चीज है, निकालेंगे, ये कैप है, ये है,
तो इसके पेन इसके अंदर जो वॉल लगी है आगे जिससे ये मूव करता है, वो वॉल इसका तत्व हो जाएगा। ये सब अलग अलग तत्व हो जाएंगे, एक तत्व ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है ना। इनमें से किसी को दोबारा अलग और तोड़ देंगे फिर वो किसी काम का। अभी ये कैप है, एक तत्व है, इसका ये निकाल देंगे, ये भी एक तत्व है, लेकिन अगर इसे आप तोड़ेंगे तो फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो जहां तक उसे और डिवाइड ना किया जा सके वो एक तत्व कहलाता है। अब आप किसी में सोच के देख लीजिए, किसी भी चीज में, फैन है, कोई मकान है, या किसी कोई भी चीज बनती है, तो उसमें जैसे मान लीजिए आप खाना बनाते हैं घर में, जो खाना डिनर या लंच जो कंप्लीट तैयार होता है वो किन किन चीज़ों से तैयार होता है। मान लीजिए एक रोटी बनती है, तो रोटी में क्या होता है, आटा होता है, थोड़ा पानी होता है ना, फिर उसको आग पे पकाया जाता है, और ये सारी चीज़ें मिला के तब जाके रोटी बनती है। इनमें से किसी को भी हटा देंगे तो रोटी नहीं बनेगी, पानी को हटा देंगे तो भी रोटी नहीं बनेगी, आटा उसका मेन इंग्रेडिएंट है तो वो भी नहीं बनेगा ना, और इसी तरीके से आग नहीं होगी तो वो पकेगी नहीं। खाना सब्जी बनती है, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं, वो सारे के सारे तत्व हो गए, जो भी आप उसमें मसाला यूज़ करते हैं, सब्जियां यूज़ करते हैं। तो ये तत्व क्लियर हो गया, व्हाट इज एलिमेंट। इसकी अवधारणा क्लार्क विस्लर ने दी, अमेरिकी समाजशास्त्री। अभी इन पे बात करेंगे। नेक्स्ट, अब ये तत्व जो होते हैं ये कई जगह बहुत सारे तत्व जब मिल जाते हैं तो उनको संकुल कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। एक जैसे तत्व जब कई इकट्ठे हो जाते हैं तो वो संकुल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कहीं आप मार्केट जाते हैं तो वहां लिखा रहता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स शब्द कहाँ से आया, यहीं से आया। ये बहुत सारी दुकानों का एक झुंड है, एक जगह, पर्टिकुलर जगह, एक ही जगह एक जैसे पैटर्न के सारी दुकानें हैं, तो हम लोग कह देते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कई तरीके का हो सकता है, जिस चीज़ का भी कॉम्प्लेक्स हो। एक जैसे सांस्कृतिक तत्व यानी कई छोटे छोटे तत्वों से मिलकर जो बनने वाली संरचना, उसको सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। और जब इन तत्वों का एक विशेष अरेंजमेंट होता है, एक विशेष तरीके से इनको अरेंज किया जाता है, तो वो प्रतिमान कहलाता है, सांस्कृतिक प्रतिमान। प्रतिमान की अवधारणा दी है संकुल भी क्लार्क विस्लर, रूथ बेनेडिक्ट। रूथ बेनेडिक्ट ने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा दी। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि ये क्लार्क विस्लर के अनुसार संस्कृति के 9 तत्व होते हैं, 9 एलिमेंट। ये इन्होंने बताया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि संस्कृति के तत्व कितने होते हैं। अकॉर्डिंग टू विस्लर संस्कृति के 9 तत्व होते हैं। एस.सी. दुबे ने कहा है कि सांस्कृतिक तत्वों को हम संस्कृति के गठन की सरलतम व्यवहारिक इकाइयां मान सकते हैं। हस्कोविट्स ने कहा है संस्कृति विशेष को पहचानी जा सकने वाली सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व है। प्रोवर ने कहा है न्यूनतम परिभाषित तत्व है, इट हैज बीन कॉल्ड द मिनिमम डिफाइंड एलिमेंट ऑफ कल्चर। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा है। कुल मिलाकर संस्कृति की सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व कहलाती है। इतनी सी बात है। सांस्कृतिक तत्व भौतिक पक्ष, अभौतिक पक्ष हो सकता है। जैसे जब हम किसी भौतिक संरचना की बात करते हैं, घड़ी की बात करते हैं या मकान की बात करते हैं,
तो इनके जो छोटे छोटे तत्व हैं जिनसे मकान पूरा बना है वो क्या कहलाएगा, भौतिक तत्व कहलाएगा, है ना। लेकिन जब हम उसकी अभौतिक चीज की बात करते हैं, अमूर्त वस्तुओं की बात करते हैं, विचार, रीति रिवाज, परंपराएं, तो ये उसका अभौतिक पक्ष हो गया किसी भी तत्व का। क्लियर। अब आप देखिए संकुल। ये संस्कृति के मूल तत्व जो है जॉनसन के अनुसार प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक तत्व, कॉग्निटिव, बिलीफ, मृत्यु एवं मूल्य एवं मानदंड, डोमिनेंट वैल्यू। अब एक चीज इसमें और देखिए, क्लार्क विस्लर ने अपनी पुस्तक बैन एंड कल्चर में अमेरिकन इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर दो प्रमुख अंग बताए, सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल। ये दोनों अवधारणाएं क्लार्क विस्लर की हैं। तत्वों की विशेषताएं। प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व उसकी उत्पत्ति के विषय में एक इतिहास होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। जैसे रेल इंजन का आविष्कार किसने, कब, और कहाँ किया। हर एक तत्व उसकी एक हिस्ट्री होती है। सांस्कृतिक क्षेत्र में जो क्लार्क फेरेंज बोआज हैं वो इसकी बात करते हैं, अभी हम लोग इस पे बात करेंगे। स्थिर न होकर गतिशील एवं परिवर्तनशील होता है। सांस्कृतिक तत्वों में अलग अलग रहने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, ये किसी गुलदस्ते की तरह एक साथ घुल मिलकर रहते हैं। जैसे एक घड़ी के सारे तत्व एक साथ मिलकर रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे ये, नहीं तो फिर घड़ी की संरचना काम नहीं करेगी, है ना। किसी भी संस्कृति के अध्ययन के लिए सबसे पहले उसके तत्वों का अध्ययन आवश्यक है, ये कहा है फ्रेंच बुआज ने। और इनकी ये अवधारणा कहलाती है ऐतिहासिक विशिष्टतावाद, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। ये सवाल पूछा गया है कि ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की अवधारणा किसने दी? फ्रेंच बुआज ने। फ्रेंच बुआज कौन है? ये अमेरिकन समाजशास्त्री, मानवशास्त्री है, और इन्होंने सांस्कृतिक प्रसारवाद की अवधारणा दी। अभी आगे चल के इस पर बात और होगी। इनको, ये अमेरिका के जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, इनको सुपर हीरो कहते हैं। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सर्वनायक, सुपर हीरो, पिता, गुरु। इनकी बुक है हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है फ्रेंच बुआज का। ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की थ्योरी उन्होंने दी। इनका प्रत्येक तत्व का एक इतिहास होता है और उसको जानने के लिए उसके इतिहास को खोजना चाहिए, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। ये बात कहते हैं फ्रेंच बुआज। सांस्कृतिक तत्व, ये जॉनसन ने बताया, ज्ञानात्मक, विश्वास, मूल, मानदंड, संकेत, प्रतीक। मूल्य, मानदंड एक प्रबल मूल्य होते हैं, जैसे अपने माता पिता का सम्मान करना। एक सेकेंडरी जनरल वैल्यू, किसी कोई अजनबी के साथ आपका व्यवहार कैसा है। इसी तरीके से मेटा स्पेंसर ने संस्कृति के मुख्य तत्व बताए, प्रतीक, मानदंड, कानून, मूल्य, लोक साहित्य, विचारधारा। लेवेजे कार ने अपनी पुस्तक एनालिटिकल सोसाइटी में संस्कृति के तत्व बताए, भाषा, भौतिक वस्तुएं, है ना, मटेरियलिज्म, यानी मटेरियलिज्म, सामंजस्य, प्रतिमान, हार्मोनी, पैराडाइज्म, हार्मोनी, पैराडाइज्म। इनमें बाध्यता नहीं होती, जैसे जन, ये कोई ऐसे तत्व जैसे आप जिन दो तरह के होते हैं, सामंजस्य, प्रतिमान जिन्हें कहते हैं, हार्मोनी वाले, एक वो बाध्यता मूलक होते हैं, एक जिनमें कोई बाध्यता नहीं है। जैसे आप कहाँ सोते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन कपड़े पहन के ही घर से निकलना है, ये बाध्यता है।
कैसे कपड़े पहनेंगे ये डिपेंड नहीं करता, कपड़े पहन के निकलना है। विवाह, अपनी जाति में विवाह करना, ये एक तरीके से फोर्सफुली बाध्यता है। संगठनात्मक बाध्यता, संगठन के नियमों के अनुसार, कोई संगठन है, अगर आप उसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने ही होंगे, तो ये संगठनात्मक बाध्यता हो गई। मूल्य और आदर्श, वैल्यू एंड नॉर्म्स, है ना। प्रकारों की पारस्परिक निर्भरता, फंक्शनल डिपेंडेंसी, छात्र शिक्षक, तो ये जो है तत्वों की बात है। अब आते हैं हम लोग, इसी तरीके से एक ये पूछा जाता है सोशल ऑर्डर में, जो वीर स्ट्रीट ने कहा, इन्होंने विचार, नियम, भौतिक उपादान, तकनीकी, आदर्श, आइडियोलॉजी, इनकी चर्चा वीर स्ट्रीट ने की। लिंटन ने संस्कृति के तत्वों को 3 भागों में बांटने, सारे तत्वों को 3 भागों में बांटा, यूनिवर्सल्स, वैकल्पिक तत्व और विशेष तत्व। तो ये पूछे जा सकते किसने किस भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा, ठीक है। क्लार्क विस्लर ने चूंकि ये अवधारणा दी है, तो उनके द्वारा जो सारे लोगों ने जितने भी तत्वों की बात की है, उसमें से उन्होंने 9 तत्वों की बात की कि संस्कृति के 9 तत्व होते हैं। अब कल्चर संकुल, क्लार्क विस्लर ने कहा कि जब जिस तरीके से संस्कृति की सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व कहलाती है, उसी तरीके से कई सारे तत्व मिलकर, जैसे ये कहते हैं कि कई सारे अणु परमाणु से मिलकर अणु बनता है, उसी प्रकार से सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर सांस्कृतिक संकुल का निर्माण होता है। जैसे भारतीय समाज में यजमानी प्रथा सांस्कृतिक संकुल का अच्छा उदाहरण है। हॉवेल के अनुसार संस्कृति संकुल घनिष्ठ रूप से संबंधित तत्वों का एक जाल है, यानी बहुत सारे तत्वों का एक जाल, कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे आप कहीं जैसे आप देखिए कि जो मॉल वगैरह होते हैं, है ना, तो वहाँ कितनी सारी दुकानें, एक पूरा नेटवर्क सा होता है पूरा मार्केटिंग का, तो वो एक संकुल कह सकते हैं आप। एस.सी. दुबे लिखते हैं कि संस्कृति संकुल, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सांस्कृतिक तत्वों का उस समग्र स्वरूप जिसमें इसके अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंधित। अब यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि जैसे अर्थपूर्ण ढंग से तत्वों का मिलना, अर्थपूर्ण क्या होता है, जैसे मान लीजिए घड़ी की ये संरचना है, घड़ी है, इसका डायल है, इसका फीता है, छोटी सुई, बड़ी सुई, इनको अगर हम निकाल के अलग रख दें तो क्या वो किसी काम की है? नहीं। वो अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल तरीके से कौन कहाँ सेट होगा, तभी वो समय बताने का काम करे, तभी वो फंक्शन करेगी। तो सांस्कृतिक तत्वों का एक अर्थपूर्ण मीनिंगफुल ढंग से अरेंजमेंट संकुल कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण एक आप देखिए कि जब शादी होती है किसी की, तो इसमें बहुत सारे संकुल आपको दिखाई पड़ेंगे। एक ओवरऑल अगर इसे हम कल्चर के रूप में देखें तो किसी का मैरिज देखिए। अब मैरिज में जब शाम को बारात आती है तो जो डांस कर रहे होते हैं वो एक संकुल है, वहाँ पर म्यूजिक, डांस, ऑर्केस्ट्रा, है ना, डीजे, ये पूरा एक संकुल हो गया, म्यूजिक एंटरटेनमेंट वाला। फिर भोजन, खाना जहाँ लगा है, तरह तरह के अरेंजमेंट, तो खाने का संकुल हो गया। इसी तरह फेरों का संकुल, जब फेरे होते तो वहाँ के जो रिचुअल्स एक तरह के होते हैं, पंडित जी विवाह पढ़ रहे हैं और लोग बैठे हुए हैं, एक एक चीज़ को ध्यान से सुन रहे हैं, है ना, और वहीं पर महिलाएं गाना गा रही हैं, फेरे पढ़ रहे हैं, वो एक संकुल हो गया। फिर विदाई का संकुल होता है। इसी तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आप देख सकते हैं कि जब एक जैसी चीज़ें जहाँ दिखाई पड़ती हैं वो एक तरीके का संकुल हो जाता है।
उदाहरण के लिए भाषा एक सांस्कृतिक संकुल है, क्योंकि इसमें अनेक शब्दों, वाक्यों, कहावतों और व्याकरण आदि के अनेक सांस्कृतिक तत्व समाहित होते हैं, तब जाके भाषा बनती है। बहुत सारे तत्व, तो ये शब्द हैं। अब जैसे कोई पूरी की पूरी भाषा है तो उसका सबसे छोटा डिवीजन क्या हो जाएगा? तत्व, शब्द हो जाएगा, और शब्द को भी और छोटा कर दे तो अक्षर हो जाएगा। क्लियर? तो ये आप सांस्कृतिक तत्व समझ गए होंगे। अब एक एग्जाम्पल दिया है बिली का, ये एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है, फुटबॉल का। फुटबॉल संकुल, तो फुटबॉल गेम होता है, उसमें खिलाड़ी होते हैं दोनों तरफ के, रेफरी, गोलकीपर, और पूरी एक संरचना होती है, दर्शक हैं, दर्शक से मिलके, और कितने लोग खिलाड़ी हैं, कौन इसका रेफरी होगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सारे के सारे पूरा खेल कंप्लीट अपने आप में एक फुटबॉल संकुल कहलाता है। ये एग्जाम्पल बिली ने दिया, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से नागाओं में नरमुंड प्रथा, हेड हंटिंग, एक सांस्कृतिक संकुल है। बलि देने की जो प्रथा है उनमें, तो उसमें बहुत सारे बलि देने से पहले रिचुअल्स किए जाते, पूजा पाठ किया जाता है, फिर जब किसी की बलि दी जाती है तो वो पूरा का पूरा एक ये प्रथा सांस्कृतिक संकुल कहलाती है। अब आइए सांस्कृतिक प्रतिमान, कल्चरल पैटर्न। ये पूछा था पैटर्न की अवधारणा दी किसने है? तो सबसे पहले ये रूथ बेनेडिक्ट, श्रीमती रूथ बेनेडिक्ट, इनकी किताब का नाम है पैटर्न्स ऑफ कल्चर। अमेरिकी मानव शास्त्री हैं, और इन्होंने ये अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने कहा कि जब कई सारे तत्व मिलकर संकुल बनाते हो, वो जो संकुल होते हैं वो जब एक विशेष तरीके से अरेंज हो जाते हैं तो वो प्रतिमान कहलाते हैं। जैसे एक जैसे मकान कहीं बने तो हाउसिंग पैटर्न, जैसे पहाड़ पे जाए तो एक जैसे मकान होते हैं, शहरों में एक जैसे होते हैं, गांव में एक जैसे होते हैं, तो वो जो पैटर्न दिखाई पड़ता है वो प्रतिमान कहलाता है, अकॉर्डिंग टू रूथ बेनेडिक्ट। इन्होंने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा कहाँ से ली? प्यूब्लो, डोबू, पाकटल जनजातियों के अध्ययन के पश्चात इन्होंने विकसित किया। अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अस्कोविट्स कहते हैं कि संस्कृति प्रतिमान एक संस्कृति के तत्वों का वह डिजाइन है, यानी उसकी जो रूपरेखा है, जो कि उस समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमान के माध्यम से व्यक्त होता हुआ जीवन के इस तरीके को संबद्धता, निरंतरता, विशिष्टता प्रदान करता है। ये अस्कोविट्स ने कहा। रूथ बेनेडिक्ट ने जो ये पैटर्न की अवधारणा दी है, इन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्कृति की एक अंदरूनी प्रवृत्ति होती है, इंटरनल टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी का मतलब, ये शब्द इन्होंने लिए हैं जो ग्रीक लोग जो होते हैं उनका एक देवता है जिसको ये कहती है अपोलोनियन, और दूसरा है डायनेसियन। अपोलोनियन उनका देवधर्मी देवता का प्रतीक है, और जो डायनेसियन है वो नकारात्मक चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रीक वासियों का एक तरीके से ये राक्षस कह लीजिए, दानव, एक देवता एक दानव। तो ग्रीक वासी जिसको देवता मानते हैं, उसकी कल्चर जिसको पूरा समाज एक्सेप्ट करता है, वो देवधर्मी कहलाती है और अपोलोनियन कहलाती है। ठीक है, डायनेशियन। तो भी कहते हैं कि वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ के लोग या तो देवधर्मी हैं या कुछ लोग उसमें दानव धर्मी हैं, जिनमें मांस, मछली, मदिरा
और इस तरीके के तत्व ज़्यादा होते, हिंसा, झगड़ा करने वाले, ईर्ष्यालु, वो सब दानव धर्मी कहलाए हैं। और जिनमें क्षमा, दया, प्रेम, करुणा, मिल के रहना, सामंजस्य के साथ रहना, एक दूसरे का सहयोग करना, वो सारे के सारे अपोलोनियन कहलाए। वहाँ का जो देवता है, तो वो कहते हैं देवधर्मी संस्कृति होगी या दानव धर्मी, उसकी अंदरूनी प्रवृत्ति कैसी है किसी समाज की, वो डिपेंड करता है। भारत की अंदरूनी प्रवृत्ति एक शांति प्रिय देश के रूप में है। हम लोगों ने परमाणु हथियार बनाया, लेकिन लिखा उसमें, हमारी जो विदेश नीति है उसमें कहा गया कि नो फर्स्ट यूज, भारत कभी भी पहला हमला नहीं करेगा। ये हमारी विदेश नीति है। तो विदेश नीति कहाँ से आई? भारतीय संस्कृति से निकल के आई। हमारी संस्कृति, सभ्यता यहाँ की वो ये है कि हम किसी पर हमला नहीं करते। कभी भी कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि भारत ने किसी पर पहला हमला किया हो। लेकिन हाँ, अगर किसी ने हम पर हमला किया तो उसे पूरी तरीके से जवाब देना, रिटेलिएट करना, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बन जाता है। तो भारत एक पूरी दुनिया में एक शांति प्रिय देश के रूप में इसकी पहचान है। तो इसकी जो अंदरूनी प्रवृत्ति है, झगड़े तो हर जगह होते हैं, लेकिन जो आंतरिक प्रवृत्ति है भारत की, वो पूरी दुनिया में है, एक अलग पहचान रखती है। शांति प्रिय देश, बापू का देश, अहिंसा, सत्य, है ना। तो इसी तरीके से इन्होंने बताया। अब रूथ बेनेट क्या कहती है, इसमें आपको ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो देवधर्मी अपोलोनियन, उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्यूब्लो। और इसके विपरीत जो है डायनेशियन कल्चर है, जिसमें भोग विलास, इसका है अलो, डोबू और क्वाकिटल। ये आपको ध्यान रखना है, ये दानव धर्मी है। ठीक है। प्यूब्लो और डोबू, क्वाक्यूटल, अलो, ये इंडोनेशिया की जनजातियां हैं। तो ये तो हो गई दानव धर्मी। और प्यूब्लो जो है वो देवधर्मी। ये इनका पैटर्न है, जिसमें जैसे तत्व पाए जाते हैं वो वैसे उसकी अंदरूनी प्रवृत्ति मानी जाती है। ठीक है। तो अगर आप भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में देखें तो आप कह सकते हैं कि देवधर्मी और दानव धर्मी इस तरीके से। फिर इन्होंने एक एग्जाम वही उसी तरीके से जैसे विवाह वाला एग्जाम दिया कि विवाह एक प्रतिमान है। अगर विवाह को एक पैटर्न माने, उस पैटर्न में कितने सारे संकुल होंगे? दूल्हा दुल्हन, कुर्सी, मिठाई, बल बात, ये सब जो है, इनकी इनकी सजावट, इनकी बनावट, इनको कैसे क्या अरेंज किया जाता है। तो इन सब से, जैसे फूलों की सजावट, कौन चीज़ कहाँ अरेंज की जाएगी, वो एक तरह का संकुल हो जाता है। हमने बताया भोजन संकुल, है ना। इसी प्रकार बैंड, फेरों का संकुल, विदाई संकुल, स्वागत, आतिथ्य संकुल, ये सारे छोटे छोटे संकुल होते हैं जो मिलकर विवाह प्रतिमान बनाते हैं। कहीं जब आप जाते हैं, ओवरऑल जब आप वहाँ से निकलते हैं, तो जो आप छवि लेके आते हैं वो वहाँ का पैटर्न होता है। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी सुकरात की, जब वो एक गांव में गए तो वहाँ के लोगों ने उनके साथ
बड़ा ही खराब व्यवहार किया, उनको खाना नहीं दिया, उनका अपमान किया, बहुत परेशान किया उनको, जो भी कर सकते थे। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा, जब वो चले तो उन्होंने प्रेयर की, हे ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस गांव के लोग इसी जगह सुरक्षित रहें। और जब वो दूसरी जगह गए, वहाँ रात में रुके, तो वहाँ उनको साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया। लोगों ने उनको सोने के मतलब खाना पीना आदर सत्कार किया, सोने के लिए अच्छा स्थान दिया। तो अरस्तु ने कहा कि हे ईश्वर, इनको पूरी दुनिया में बिखेर दिया जाए, इन लोगों के ऐसा हो कि सारी दुनिया में बिखर जाए यहाँ के लोग। तो उनके शिष्य ने पूछा कि ऐसा क्यों आपने कल्पना की, जहाँ हमको हमारा अपमान हुआ उनके लिए आपने प्रेयर अच्छी अच्छी की, वे एक ही जगह रहें, सुरक्षित रहें, और जिन लोगों ने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया उनके लिए आपने प्रेयर प्रेयर ये की कि ये सब बिखर जाए। तो उन्होंने समझाया कि ये जो बुरे लोग हैं एक ही जगह रहें ज़्यादा अच्छा है, पूरी दुनिया में जाएंगे गंदगी फैलाएंगे, और जो अच्छे लोग हैं तो अच्छाई का प्रचार प्रसार होना चाहिए, अच्छे लोग जब दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ भी अच्छाई फैलाएंगे। तो ये इंटरनल प्रवृत्ति होती है किसी भी समाज की कि उसके गुण दोष कैसे हैं, वो किस तरीके से, क्योंकि वो समाज की जो प्रवृत्ति होगी वैसे ही उनके बच्चों में जाएगी, वैसे ही वो हिंसा फैलाने वाले लोग बनेंगे आगे चल के। अगर कोई समाज है यहाँ पर, जैसे भारत में अतिथि देवो भवा, ये शब्द कहाँ से आएगी? ऐसे ही नहीं आ गया कि कहीं किसी ने लिख दिया है ना? या वसुदैव कुटुम्बकम की हमारी अवधारणा है, क्यों है ये पूरी दुनिया में और क्यों नहीं है? बात तो वही है, पूरे विश्व को अपना एक कुटुंब यानी परिवार मानते हैं। अतिथि देवो भवा, जो हमारे यहाँ आ जाए वो देवता के समान है, अतिथि को देव मानते हैं, क्योंकि ये इंटरनल नेचर है, प्रवृत्ति है भारत की। और पूरी दुनिया में कहीं नहीं, ऐसा नहीं कि बाकी लोग सत्कार नहीं करते, स्वागत नहीं करते, लेकिन जो इमोशंस हैं यहाँ के लोगों में, इमोशनली अटैच हो जाते हैं, इसके कारण ये छवि बनी। तो वो जो तस्वीर बनती है वही उसकी अंदरूनी प्रवृत्ति के कारण होता है, इंटरनल किसी का नेचर कैसा है उसके कारण उसकी छवि बनती है ना? आगे चल के इस पर और बहुत सारी बातें होंगी। तो ये आप समझ गए होंगे पैटर्न क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे संकुल मिलके पैटर्न बनाते हैं, यानी सबसे छोटी इकाई तत्व, कई सारे तत्व मिले तो संकुल बनता है, और संकुलों का एक विशेष अरेंजमेंट, एक विशेष तरीके से उनकी बनावट, वो प्रतिमान कहलाता है। तो सामाजिक, इसकी प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट ने दी। सांस्कृतिक संकुल और तत्व, एलिमेंट और कॉम्प्लेक्स, द टर्म गिवन बाय क्लार्क विस्लर, ही वाज अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, अब ये देखिए सांस्कृतिक क्षेत्र, इसके बाद आता है क्षेत्र। बहुत सारा, जैसे तत्व हो गए, संकुल हो गया, प्रतिमान हो गए, इन सब का एक एरिया लिमिटेड होता है, जहां तक उन तत्वों का फैलाव होता है वो एक क्षेत्र कहलाता है। भारतीय समाज के सारे तत्व संकुल मिलके भारत की सीमा जहाँ तक है वहाँ तक इनका फैलाव है, फिर दूसरे देश की सीमा है ना। तो वो तत्वों का जहाँ तक फैलाव होता है वो सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाते, किस एरिया तक इनका जो कहाँ तक जाएंगे, इनकी लिमिट क्या है, ठीक है। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा क्लार्क विस्लर ने दी। तो इसमें जो ये पूछा जाता किसने दी, क्लार्क विस्लर कहते हैं कि प्रत्येक संस्कृति का एक भौगोलिक पक्ष भी होता है और उस क्षेत्र को पूरा सांस्कृतिक एरिया की संज्ञा दी जाती है।
इनकी किताब का नाम है मैन एंड कल्चर, 1922 में लिखी गई। इन्होंने अमेरिकन इंडियन के संदर्भ में सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा दी और इस अवधारणा प्रस्तुत की, जबकि मार्विन हैविस के अनुसार ओरिस टी मैसन ने 1895 में रेड इंडियन संस्कृति की व्याख्या में सर्वप्रथम सांस्कृतिक क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले शब्द किसने प्रयोग किया, सांस्कृतिक क्षेत्र? ये दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से। हु कोइंड द टर्म कल्चरल एरिया? सांस्कृतिक क्षेत्र शब्द सबसे पहले किसने दिया? ठीक है, शब्द दिया ओरिस टी मैसन। ओके, और अवधारणा दी क्लार्क विस्लर ने। अब इसमें क्लार्क विस्लर इसमें एक चीज और बताई, जैसे मान लीजिए पूरी कोई कल्चर है और इसका फैलाव जहां जहां तक ये तत्व दिखाई पड़ रहे हैं, तो सांस्कृतिक तत्वों का एक चीज और होती, कोई तत्व कहीं से निकला और वो फैलता है दूर तक, तो जहां से उसका ओरिजिन हुआ है वहां पर वो तत्व थोड़े से गहरे दिखाई पड़ते हैं, ज्यादा मात्रा में दिखाई पड़ते हैं, इकट्ठे दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो उसमें एक कल्चर फोकस, कल्चर एरिया में एक एरिया होता है जिसको कल्चर फोकस कहते हैं, जिसको इन्होंने कल्चर क्लाइमैक्स कहा, किसने? एल क्रोवन ने, और क्लार्क विस्लर ने कल्चर फोकस कहा। फोकस जहां से वो चीजें निकलती हैं दूर तक, कोई रोशनी है दूर तक फैल रही है, फोकस कहाँ से आ रहा है? वो लाइट का जहाँ स्रोत है। तो भी कहते हैं हर एक सांस्कृतिक क्षेत्र का एक सेंटर होता है जिसको कल्चरल फोकस कहते हैं। तो ये फोकस की अवधारणा क्लार्क विस्लर की है और इसी फोकस को एल क्रोवन ने कल्चरल क्लाइमैक्स कहा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लार्क विस्लर के शब्दों में सांस्कृतिक क्षेत्र एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें काफी संख्या में एक सी संस्कृति वाले बहुत कुछ स्वतंत्र जनजातियां निवास करती है। कल्चरल अ रीजन इज geographical area in which a large number of independent tribes having similar culture live। तो एक जैसी संस्कृति वाली जो जनजातियां रहती है वो एक क्षेत्र इन्होंने कह दिया उसको क्लार्क विस्लर ने। हस्कोविट्ज के अनुसार उस क्षेत्र को जिसमें एक सी संस्कृतियां पाई जाती हैं एक सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है। यानी किसी बहुत बड़ी संस्कृति में एक एरिया वो एक सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाएगा। ट्राइबल एरिया है ना, शेड्यूल्ड एरिया, अपर कास्ट एरिया, लोअर कास्ट एरिया, ये अलग अलग, तो एक क्षेत्र कहलाता है अकॉर्डिंग टू हस्कोविट्ज। एससी दुबे क्या कहते हैं? कुछ सांस्कृतिक तत्व सांस्कृतिक संकुल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में फैल जाते हैं तो वो एक सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। सम कल्चरल एलिमेंट्स और कल्चर कॉम्प्लेक्सेस स्प्रेड ओवर ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया एंड फॉर्म अ कल्चरल रीजन। तो रीजन क्या है? जहां तक सांस्कृतिक तत्वों का फैलाव होगा वो एक एरिया कहलाएगा। तो कुल मिलाकर बहुत सारे तत्व किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाए तो उसे सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। तो क्लार्क विस्लर ने एज एरिया, उम्र क्षेत्र, खाद्य क्षेत्र, वस्त्र क्षेत्र, धर्म क्षेत्र के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया। इनकी मान्यता है कि सांस्कृतिक तत्व एवं संकुल मूलतः एक सीमित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं तथा विशेष प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र में एक सांस्कृतिक संकेंद्र होता है, कल्चरल फोकस होता है ये वाला, जिसे क्रोवन ने सांस्कृतिक केंद्र को सांस्कृतिक चरमोत्कर्ष कल्चरल क्लाइमैक्स कहा।
प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र में उसका केंद्र होता है, जिसे कल्चर क्लार्क विस्लर सांस्कृतिक फोकस कहते हैं, और क्रोवर उसको सांस्कृतिक चरम उत्कोर्ष कहते हैं। ठीक है, क्लाइमैक्स, कल्चर क्लाइमैक्स। तो ये जो है इनकी अवधारणा है, ये समझ गए होंगे आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। और शब्द विशेष ध्यान देना है कि किसने कौन सा शब्द, आपसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी वो यही है, क्षेत्र इसका नाम किसने क्या दिया। ओके, सांस्कृतिक क्षेत्रों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। हर्स्कोविट्ज ने अफ्रीकी महाद्वीप को 9 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा। बेकन और हडसन ने एशिया महाद्वीप को 6 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया। और क्रोवर ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ कल्चर, इनकी बुक है नेचर ऑफ कल्चर, एल क्रोवर। तो ये नेचर ऑफ कल्चर इन्होंने रेड इंडियंस के संदर्भ में इनकी प्रमुख 6 सांस्कृतिक क्षेत्रों 84 उप क्षेत्रों में विभाजित किया। कौन कौन से क्षेत्र हैं? आर्कटिक जोन, उत्तर पश्चिमी किनारा, दक्षिण पश्चिमी, मध्य पर्वतीय क्षेत्र, पूर्व, ये सब में कितने में बांटा है ये अक्सर पूछा जाता है। हर्स्कोविट्ज ने ये, बुशमैन, हॉटेनटॉट, इन्होंने चूंकि अफ्रीकी महाद्वीप का दिया है तो पूर्वी अफ्रीका पशु क्षेत्र, पूर्वी हॉर्न पशु, गिनी तट, पूर्वी सूडान, पश्चिमी सूडान, कॉन्गो बेसिन, ये इन्होंने इसके बारे में पूछा है। जनरली ये सिर्फ फैक्ट पूछे जाते हैं इन एग्जाम्स में, बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता, हमने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बना दिया इसको। सिंपल ये पूछा जाता है सांस्कृतिक तत्व की अवधारणा किसने दी। तो सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल और सांस्कृतिक क्षेत्र, ये अवधारणाएं क्लार्क विस्लर की हैं। क्लार्क विस्लर अमेरिकी मानवशास्त्री हैं, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा जो है वो प्रोफेसर श्रीमती रूथ बेनेडिक्ट ने दी। ठीक है, क्लार्क विस्लर की किताब मैन एंड कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, 1922 में लिखी गई थी। इस पर इन्होंने काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया है और इन्होंने एक मैप बनाया जिसमें 15 भागों में विभाजित किया है। और इसमें उत्तरी अमेरिका के 10 सांस्कृतिक क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका के 4, कैरिबियन के लिए एकमात्र सांस्कृतिक क्षेत्र निर्धारित किया है। ये इनके द्वारा बनाए गए क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, खाद्य क्षेत्र। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेंगे और देख लेंगे कि ये एस्किमो, मैदानी भाग, उत्तरी प्रशांत किनारा, कैलिफोर्निया, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी जंगल, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम अमेरिका, मैक्सिको, पेरू, ये हो गया। खाद्य क्षेत्र, कैरिबियाई खाद्य क्षेत्र, एस्किमो, इसी तरह बेसन क्षेत्र, बारासिंगा क्षेत्र, सालमोन मछली क्षेत्र, जंगली बीज, पूर्वी मक्का। तो ये सारे के सारे सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना, एक बार देख लीजिएगा। अमेजन, गुआनाको, और ये इनके खाद्य क्षेत्र हैं। अब आता है एक सीमांत क्षेत्र, मार्जिनल एरिया। मार्जिनल एरिया क्या है कि एक ही सांस्कृतिक क्षेत्र में कई प्रकार के जनसंख्या समूह पाए जा सकते हैं। तो 2 सांस्कृतिक क्षेत्रों की सीमाओं पर रहने वाले, जैसे ये बॉर्डर लाइन है, इसमें इसके भी क्षेत्र आ गए तत्व और इसके भी आ गए, तो ये जो एरिया है ये सीमांत क्षेत्र कहलाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक एरिया में स्पष्ट पता नहीं चलता, वहाँ पर जो बॉर्डर लाइन एरिया होता है वहाँ दोनों संस्कृतियों के मिले जुले तत्व पाए जाते हैं। अभी हम लोग संस्कृतिकरण की अवधारणा में आगे चल के इस पर और क्लियर करेंगे इसे।
क्रोवन ने संस्कृति को मानव जीवन का चरम लक्ष्य सुई जेनरिस माना। क्रोवन ने। अब आइए संस्कृति की तो यहां तक ये चीज क्लियर हो गई आपको। इस संस्कृति जो है उसके 4 अंग हैं: सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान और सांस्कृतिक क्षेत्र। ये चारों चीजों से मिलकर एक कल्चर कंप्लीट होती है। इस क्षेत्र में अलग अलग लोगों के जीने का ढंग होता है। टोटल वे ऑफ लाइफ, जहाँ की जैसी आवश्यकता है वहाँ आवश्यकता के अनुसार लोगों ने चीज़ों को जन्म दिया, और ये जो भी चीज़ें लोगों ने बनाई, मैन मेड पार्ट, वो बनाने का उनका तरीका संस्कृति है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना संस्कृति है। सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना संस्कृति है। उनका हाउसिंग पैटर्न कल्चर है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कल्चर है ना, उनका एजुकेशन पैटर्न कल्चर है। तो जो कुछ बनाया उन्होंने, भौतिक अभौतिक सब कुछ कल्चर है। ठीक है, तो यहाँ तक आप देखिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आइए संस्कृति की अवस्थाएं, फेजेस ऑफ कल्चर। पीछे वाले जो भी एरिया है जो आपने देखा होगा, तो इस पे आप ये देखने की कोशिश कीजिए इस पे आप तक कितने क्वेश्चन आए, और क्या कोई ऐसा प्रश्न है जो संस्कृति की विशेषताओं से पूछा गया हो, संस्कृति की परिभाषाओं से पूछा गया हो, संस्कृति के अंग क्या हैं उनसे पूछा गया हो। ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं है जिसे आप कर नहीं पा रहे हैं। अभी हम लोग इसके बाद क्वेश्चन बैंक और देंगे, तो जो एक आध क्वेश्चन रह जाएगा वो क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आपके सामने आ जाएगा, तो पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।